स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा जी, चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। सो चैप्टर नंबर 10 जो है दैट इज अबाउट सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग इन असेंबली एंड सी इन पिक 18। सो पिक 18 में जो सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग है वो कैसे होती है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग से पहले मैं दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपको पता होगा डिफरेंस सीरियल और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। पैरेलल नाम से जाहिर है, पैरेलल मतलब एक साथ, ठीक है जी। तो जब डेटा एक साथ जा रहा होता है मैनी इन द फॉर्म ऑफ मैनी बिट्स एट अ टाइम, तो उसको पैरेलल कहते हैं। सीरियल जो है वो एक के बाद दूसरा, तो एक बिट के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। तो वन बिट एट अ टाइम जब जा रहा होता है, उस तरह की पोर्ट या उस तरह की जो कम्युनिकेशन है जिसमें डेटा एक एक करके जा रहा होता है, उसे हम सीरियल कहते हैं, ठीक है, सीरियल डेटा कहते हैं। जबकि पैरेलल में एक साथ मेनी बिट्स, ठीक है जी। तो पैरेलल की अपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, जबकि सीरियल पोर्ट में फिर अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो अगर सीरियल पोर्ट में हम देख लें तो जब एक एक बिट जा रहा होता है तो टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन उस हिसाब से रिसोर्सेस कम लेता है। आपके लिए सिर्फ एक लाइन चाहिए होती है, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होती है। तो जबकि पैरेलल में डेटा तो फास्ट जाता है, क्योंकि ज़्यादा बिट्स एक ही टाइम में ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको मेनी जो है लाइंस चाहिए। लेट सपोज अगर 8 बिट एट अ टाइम जा रहा है, तो आपको 8 लाइंस कम्युनिकेशन लाइंस चाहिए होती हैं। तो उसमें ये फर्क है। तो जो शॉर्ट कम्युनिकेशंस होती हैं, मतलब जिसमें डिस्टेंस कम से कम होता है, तो उसमें हम पैरेलल यूज करते हैं। जबकि ज्यादा डिस्टेंस होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो फिर उस केस में हम सीरियल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास लाइन एक ही चाहिए होती है। सो ये एक डिफरेंस है, इसको आपने समझना है। पैरेलल जो है वो ज़्यादातर इनसाइड जो आपका कंप्यूटर है या बोर्ड है, या जो इसमें जो होती हैं वो लाइंस जो आप, ठीक है, बोर्ड्स जो होती हैं कम्युनिकेशन के, जिस तरह कंप्यूटर में वो है मैन बोर्ड है, तो उसमें अगर आप देख लें तो लाइंस एक साथ जा रही होती है ना, वो बसेस जो होती है, तो वो पैरेलल के फॉर्म में होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम होता है, कोई इशू नहीं है, और आप अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है, तो फिर उस केस में हम सीरियल फिर यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ी सी बहुत थ्योरी है, आप खुद पढ़ लें। अच्छा, सो बेसिक्स ऑफ जो है सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल। तो अब इस जो मैंने अभी बातें की वो आप इस डायग्राम से वाजे हैं, ठीक है जी। अगर आप पैरेलल देखें तो मैनी बिट्स एट अ टाइम, सो लेट सपोज ये 8 बिट है, ठीक है जी, ये देखें जो हाईलाइटेड है। तो 8 बिट D0 से D7 एक साथ जा रहे होते हैं सेंडर से रिसीवर के दरमियान, ठीक है जी। और जबकि जो इसका अपोजिट है, जो कि तो अगर आप यहाँ देखें सीरियल में, तो 1 बिट एट अ टाइम जा रहा होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए होती है, तो रिसोर्सेज आपके पास यहाँ कम लगता है। जबकि यहाँ पे आपके पास 8 लाइंस चाहिए होती है, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होती है। अब रिसोर्सेज वाइज जो है तो वो तो सीरियल कम ले रहा है, पैरेलल ज्यादा ले रहा है। उन्होंने उसी हिसाब से क्योंकि एक बिट एट अ टाइम जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा बिट D0 D1 D2 D3, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। जबकि पैरेलल में जिसमें 8 बिट एक ही साथ जा रहे होते हैं, उसमें टाइम कम लगता है। तो स्पीड जो है वो पैरेलल की ज्यादा है बनिस्बत सीरियल के, लेकिन पैरेलल में आपको ज्यादा लाइंस चाहिए होती है। तो इसलिए शॉर्ट डिस्टेंसेज में हम फिर पैरेलल यूज करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस में फिर हम सीरियल यूज करते हैं, ताकि आपके पास एक ही लाइन में वो सारा कवर हो जाए। तो ये थ्योरी है, आप खुद जरा पढ़ लें, ठीक है। बाकी वर्किंग का जो है वो मैंने इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर लिया, सीरियल वर्सेस पैरेलल। तो अब हम इस चैप्टर में एक्चुअली सीरियल डेटा जो है वो 1 बिट एट अ टाइम जो जा रहा होता है वो कवर करेंगे, ठीक है जी। ये जो मैंने बातें की वो बस यही है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज यू हैव अ कम्युनिकेशन डिवाइस, फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन है, जो भी है। तो जब आप उसमें बात करते हैं, तो वो जो डिवाइस लगी होती है वो आपकी आवाज को तो वो ठीक है डिजिटल फॉर्म में लेके जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जो मोडेम है वो एक्चुअली आपके जो ऑडियो सिग्नल्स हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं 1 0s में,
वो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जो अगर आप ये सेंटेंस देख लें ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। वो जीरोस और वंस जो है वो ऑडियो टोन्स में चेंज किए जाते हैं, मतलब साइनोसाइडल सिग्नल्स में, ठीक है। तो वो जो आपका डेटा है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो सिग्नल जो है वो जो लाइन होती है कम्युनिकेशन की, या वो वायर्ड होती है या वायरलेस होती है, जो भी है, तो उसमें फिर वो सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है। और ट्रेवल करके वो जब अपने रिसीवर के पास पहुंचता है तो वहां पे दोबारा वो डिवाइस लगी होती है जिसको हम मोडेम कहते हैं। तो वहीं से वो दोबारा जो सिग्नल था वो वन एंड जीरोस में डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन और फिर डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है मोडेम। एम ओ इज फॉर मॉड्यूलेशन, वो जो डेटा है वन जीरोस को उसको सिग्नल में चेंज करना, फिर वो सिग्नल जब वो पहुंच जाता है फिर उसको वापस डेटा में चेंज करना, उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये मोडेम कहलाता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसको कवर करता है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को, ठीक है। जो कन्वर्जन होती है वो मॉड्यूलेशन कहलाती है, फ्रॉम जीरोस एंड वंस टू ऑडियो टोन्स, वो जो सिग्नल्स हैं। और फिर वो जो वापस ऑडियो से वो जो सिग्नल्स हैं वो वापस डेटा जीरोस एंड वंस में, उसको हम डिमोडुलेट कहते हैं, डिमोडुलेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो किस तरह मॉड्यूलेशन एंड डिमोडुलेशन होती है। इसके बाद जो है आप जो नया जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बता रहा है कि दो मोड्स होते हैं सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के, दो मेथड्स होती हैं। एक को हम एसिंक्रोनस कहते हैं और दूसरे को हम सिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें फर्क क्या है, अगर आप ये सेंटेंस पढ़ लें तो द सिंक्रोनस मेथड ट्रांसफर्स अ ब्लॉक ऑफ डेटा कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो ये ब्लॉक के शक्ल में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है जी। जबकि एसिंक्रोनस में अब सिंगल बाइट एट अ टाइम, सिर्फ एक बाइट जो है 8 बिट डेटा वो ट्रेवल करता है, वो ट्रांसफर करता है। जबकि सिंक्रोनस में पूरा एक ब्लॉक होता है, मल्टीपल बाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इनमें वो है, फर्क है। कुछ चिप्स होती हैं जो कि इस चीज को वो करती हैं, इंश्योर करती है इस तरह की कम्युनिकेशन को। तो अगर आप देख लें, एक को यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर, दूसरा जो है वो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों को करता है। सो यूआरटी और यूएसएआरटी, ठीक है। तो पिक 18 में यूएसएआरटी दोनों बिल्ट इन है, ठीक है, पहले से हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम उस पे आते हैं, ये तीन आपके पास एक किस्म की कैटेगरीज बनती है कि किस तरह की ट्रांसमिशन हो सकती है, टाइप्स जो है ट्रांसमिशन की। आपके पास तीन टाइप्स बनती हैं, मतलब तीन कैटेगरीज बनती हैं। इनमें से एक जो है उसमें आपकी कम्युनिकेशन कोई भी जो है वो इन तीन में से एक में लाई करेगी। अच्छा, द फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स, ठीक है जी। सिंप्लेक्स जो है इसको हम मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, सिंप्लेक्स किसे कहते हैं। सो ये उस टाइप की कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन है जिसमें डेटा जो है वो ट्रांसमीटर से, अगर आप यहाँ इसका ये ब्लॉक देख लें तो बस एक ट्रांसमीटर होता है, और वो सिंगल रिसीवर भी हो सकता है और मल्टीपल रिसीवर भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसमीटर एक ही होता है। और वो डेटा सेंड कर रहा होता है टू द रिसीवर्स, ठीक है जी। तो इसमें रिसीवर की तरफ से कोई डेटा ट्रांसमीटर, मतलब ये जो अगर आप ये ए कंसिडर करें ट्रांसमीटर वाले से और वो बी करे, तो ए ही हमेशा डेटा भेजेगा, बी, बी सी डी जितने भी हो। लेकिन बाकी जो रिसीवर्स हैं वो डेटा नहीं भेज सकते ट्रांसमीटर को। सो ये वन वे, मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक तरफ से आपका डेटा जा रहा होता है, ठीक है, एक तरफ से जा रहा होता है। सो दो तरफ से जा नहीं रहा होता, सिर्फ एक तरफ से जा रहा होता है। सो इसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं, इस मोड को ट्रांसमिशन के। इसके बाद हम हाफ डुप्लेक्स पढ़ते हैं। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि अगर दो आपके पास होस्ट्स हैं ए और बी, तो ए भी बी को डेटा सेंड कर सकता है और बी भी ए को डेटा सेंड कर सकता है। सपोज ये जो है ये आपका ए है होस्ट, और ये जो है ये आपका बी है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देख लें तो ए जो है ट्रांसमीटर का काम भी कर सकता है, बी को डेटा भिजवा सकता है, और एज अ रिसीवर भी काम कर सकता है, क्योंकि बी ए को डेटा भेज सकता है। इसी तरह बी भी ए से डेटा ले भी सकता है और ए को भेज भी सकता है। ये अगर आप दो एरोस पढ़ लेना, ये ठीक है, ये देखें तो ये ट्रांसमिशन वहां जा रही है और ये जो है वो वहां से भी आ रही है, और इसी तरह रिसीविंग की भी दो एंड्स है। अच्छा जी। तो अब इसमें फर्क ये है, थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन ये है
कि ये एट अ टाइम एक ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब अगर होस्ट ए है और वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को, तो उसी इंस्टेंस में, उसी वक्त में बी ए को डेटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये मतलब वो वेट करेगा जब उसकी ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, तो फिर तब बी जो है वो ए को ट्रांसमिट कर सकेगा। सो एट अ टाइम सिर्फ एक डिवाइस जो है या एक होस्ट जो है वो दूसरे को डेटा भेज सकता है। एक ही टाइम में दोनों एट द सेम टाइम डेटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकता। एक ही टाइम पे एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। एट अ टाइम दोनों सेंडिंग और रिसीविंग नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल अगर आप, अच्छा मैं पहले सिंप्लेक्स की एक एग्जांपल आपको बता दूं, वो जो एक ही तरफ से वो करता है। अगर आप रेडियो चैनल एफएम का है या एएम के रेडियो चैनल्स हैं, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है, वो सिंप्लेक्स होता है, क्योंकि एक ही तरफ से वो जो चैनल है उसी की तरफ से ट्रांसमिशन हो रही होती है और आप सुन रहे होते हैं, ठीक है जी, अपने रिसीवर्स पे। तो वो सिंप्लेक्स कहलाता है, क्योंकि आप जो है वो टीवी जो रेडियो स्टेशन है, एफएम है, जो भी है, एएम है, उसको आप तो डेटा नहीं भिजवा सकते ना, एक ही तरफ से हो रही है, उनकी तरफ से आप रिसीव करते हैं, तो वो सिंप्लेक्स की एग्जाम्पल में आता है। ठीक है। अब हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल जो है वो, अगर आपने ये पुलिस के पास जो होती हैं वो वायरलेस सेट्स जो होती हैं, वो अगर आपने ऑब्जर्व की हो, तो उस पे जो वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो एक बटन प्रेस करते हैं। तो जब बटन बटन प्रेस करते हैं, तो वो जो चैनल की वो है, वो उसको ऑक्युपाई करता है वो, और फिर वो बात करता है। लेकिन दूसरा जो रिसीवर है, जो सुनता है, वो उसी वक्त बात नहीं कर सकता। वो जब ये बटन प्रेस जब वो रिलीज करता है प्रेस बटन को, तो वो चैनल मतलब फ्री हो जाता है, और फिर दूसरा जो है वो अपना बटन जो है डिवाइस का प्रेस करके वो ऑक्युपाई करके फिर अपना वो सेंड कर सकता है डेटा, जो भी वो उसने कहना होता है। तो एट ए टाइम एक ही बंदा बात कर रहा होता है, मतलब ये है। ठीक है। दूसरा जो है वो सिर्फ सुन रहा होता है। वो जब अपनी बात खत्म करता है और वो, ठीक है, तो फिर तब दूसरा जो है वो बटन दबा के वो अपनी फिर बात कर सकता है। ठीक है। तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा बात कर सकता है, दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते। तो ये हाफ डिप्लेक्स की एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद हम फुल डुप्लेक्स पे आते हैं। फुल डुप्लेक्स में ये है कि दो अगर आपके पास होस्ट है ए और बी, तो ए भी, ए जो है वो बी को सेंड भी कर सकता है, उससे रिसीव भी कर सकता है, और सेम जो बी है वो ए से को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में यही वो है फर्क है कि फुल डुप्लेक्स में एट अ टाइम वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन, मोबाइल, जो आपके सेल फोन है, ठीक है, तो अगर आपने किसी को कॉल मिलाई है ना, तो आप एट ए टाइम उसको सुन भी सकते हैं, और अपनी आवाज आप भेजते हैं, वो भी आपको सुन सकता है। तो एट ए टाइम जो है वो दोनों बात कर सकते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। ठीक है। बाकी आप इसकी थ्योरी जरा पढ़ लें, यही बातें इसमें की गई है। अच्छा, एसिंक्रोनस एंड डेटा फ्रेमिंग। ठीक है। अच्छा, एसिंक्रोनस हम ज्यादा वो करेंगे इसमें, चैप्टर मोड जो है वो यूज होता है। तो एसिंक्रोनस में कि ये है कि इसमें हम डेटा फ्रेमिंग करते हैं। डेटा फ्रेमिंग ये है कि वो डेटा भिजवाने से पहले हम कुछ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स ऐड करते हैं। ठीक है जी। उसको हम फ्रेमिंग कहते हैं। ये ये अगर आप ये वाला देख लेना, ये पूरा, ठीक है, सॉरी। In the asynchronous method, each character is placed between start and stop bits. Character means 8 bits, ठीक है जी। तो वो 8 बिट्स जो है, एक बाइट जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स के दरमियान रखा जाता है। मतलब उस जो आपका डेटा है ना 8 बिट का, उससे पहले भी एक बिट इंक्लूड किया जाता है, और उसके आखिर में भी एक बिट इंक्लूड किया जाता है। तो स्टार्ट जो पहला होता है उसको स्टार्ट बिट कहते हैं, और जो आखिर में होता है वो स्टॉप बिट कहलाता है। तो इस प्रोसेस को एक्चुअली फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है जी। सो ये किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देख लें, तो ये 8 बिट जो है, ये आपके पास डेटा है D7 से लेकर D0। तो ये D7 है, तो D7 0 है, और D6 1 है, और इस तरह ये डेटा है। अगर आप इससे आगे देख लें, तो ये स्टार्ट बिट है, और इसके आखिर में अगर आप देख लें, तो ये स्टॉप बिट है। तो ये इसमें इंक्लूड किया हुआ था, ये लिखा गया है कि गोज आउट फर्स्ट। इसकी स्टार्ट बिट है तो इट गोज आउट फर्स्ट, और जो लास्ट बिट है स्टॉप बिट, दैट गोज आउट लास्ट। दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। तो इस तरह इसको स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट कहते हैं। तो रिसीवर को पता लग जाता है कि अब स्टार्ट बिट आ गया है, तो इसके बाद 8 बिट की जो है वो डेटा होगा, और फिर स्टॉप बिट होगा। तो ये इसकी और भी काफ़ी सारी वो रीजंस है, आगे फिर आप जाके इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को कम्युनिकेशन सिस्टम्स में और कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कोर्सेज में, तो आप
को फिर वो हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा इसकी जो है यूजेज, क्यों हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट यूज़ करते हैं वगैरह। अच्छा, बाकी आप इंटरेस्ट के लिए ये इसकी थ्योरी पढ़ लें। डेटा ट्रांसफर रेट एक चीज़ यूज़ होती है। डेटा ट्रांसफर रेट नाम से जाहिर है कि किस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। रेट मींस पर सेकंड में कितना डेटा, ठीक है जी। सो नॉर्मली जब हम सीरियल डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम बीपीएस में काउंट करते हैं। बीपीएस मींस बिट्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने बिट्स जा रहे हैं, ठीक है जी। एक सेकंड में कितने बिट्स जा रहे हैं, बिट्स पर सेकंड। अच्छा, दूसरा जो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड बॉड रेट। तो बॉड रेट, ठीक है जी। सो ये इंटरचेंजेबली भी है, अनदर वाइडली यूज टर्मिनोलॉजी फॉर बीपीएस इज बॉड रेट। तो ये बॉड रेट भी ज्यादा यूज होता है, मतलब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, बट इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। This is because the baud rate is the modem terminology and is defined as the number of signal changes per second, ठीक है जी। तो वो जब सिग्नल में हम की बात करते हैं, तो चूंकि साइनोसाइडल सिग्नल होता है तो वो कितनी चेंजेस पर सेकंड उसमें आती है, तो उसको हम बॉड रेट एक्चुअली कहते हैं। तो वही डेटा जो आपके बिट्स हैं वो जब सिग्नल में चेंज हो जाता है तो फिर इसको हम बॉड रेट कहते हैं। अच्छा, तो यही बॉड रेट जो है ये आपको अगर आपकी बॉड रेट हो या बीपीएस हो तो एक्चुअली यूनिट उनका सेम होगा, बीपीएस वो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। सो हर एक सिस्टम की जो है वो अपनी रेट होती है, बीपीएस होती है, ठीक है। सो ये भी इट कैन बी लाइक यहाँ पे लिखा है 100 से लेकर 9600 बीपीएस, ये जो पहले यूज होती थी सिस्टम्स। अच्छा, एक और चीज है RS-232 स्टैंडर्ड्स, ये एक्चुअली कनेक्टिविटी के लिए। ये जब आप पिक 18 के साथ किसी वो जब आप कनेक्शन बनाते हैं सीरियल डेटा के लिए, तो फिर आप जो है उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, तो वो उसके लिए फिर ये स्टैंडर्ड्स यूज होती हैं। सो RS-232 जो है वो एक्चुअली फिर एनेबल करता है ये कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये बिट्स जो है ये फिर किस तरह आएंगी और जाएंगी, ट्रांसमिट और रिसीव होगी। सो RS-232 स्टैंडर्ड्स फिर यूज होती हैं उस केस में। सो इसकी पिंस हैं, कनेक्टर्स हैं, वो आप फिर पढ़ लें, ठीक है जी। ये मैं जरा क्विकली इसको रिव्यू करूंगा। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन आती है, इसमें दो चीजें आती है। एक को हम डीटीई कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एक इक्विपमेंट होती है, ठीक है जी। कोई भी एक डिवाइस जो होती है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, दैट इज कॉल्ड डीटीई, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। और एक को हम कहते हैं अच्छा, एक उसको डीसीई कहते हैं, ये जो मैंने कहा ना आपको अभी, सॉरी, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। कोई भी जो इक्विपमेंट आप कम्युनिकेशन के लिए यूज कहते हैं दैट कम्स अंडर द डीसीई। अच्छा, ये कहती है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डीटीई, ठीक है। टर्मिनल मींस आखिरी, जहां से या शुरू होता है या खत्म होता है, ठीक है। जो जो आखिरी सिरा या पहला सिरा होता है, जिसमें जो जो डिवाइसेस वहां पे लगती है स्टार्ट और एंड पे, उसको हम डीटीई कहते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल होता है, उससे आगे फिर नहीं जाना होता। सो डीटीई, और उसके बीच में जितने भी वो डीसीई कहलाते हैं। सो ये थोड़ा बहुत उस हवाले से था। फिर इसके अपने प्रोटोकॉल्स होती हैं, किस तरह वो हैंडशेक वगैरह वो आप फिर पढ़ ले, डीटीआर वगैरह। तो ये इस तरह ट्रांसमिशन जो है वो दूसरे के रिसीविंग, और यहाँ पे रिसीविंग दूसरे के ट्रांसमिशन, उसमें फिर ये आप ही पढ़ लें, इसको देख लें किस तरह काम करता है, स्टेप्स जरा देख लें। अच्छा, मैं ये स्किप करूंगा, ये बुनियादी चीजें हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आऊंगा पिक 18 के कॉन्टेक्स्ट में कि वो किस तरह काम करता है। अच्छा जी, तो पिक 18 में एक्चुअली दो पिंस होती हैं, ठीक है जी, कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए, ठीक है जी। द पिक 18, अगर मैं ये लाइन हाईलाइट करूं, ये पैराग्राफ। अच्छा, पिक 18 जो है उसके दो पिंस हैं, टू पिंस दैट आर यूज स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग डेटा सीरियली। तो ये दो पिंस, इसका काम ही ये है कि ये डेटा को ट्रांसफर और रिसीव उसके थ्रू हो सीरियल फॉर्म में। वो दो पिंस जो हैं उसको हम TX ट्रांसमिशन के लिए और RX रिसीविंग के लिए यूज करते हैं, एंड आर पार्ट ऑफ द पोर्ट C, और ये पोर्ट C पे होते हैं, ठीक है। ये दो पिंस जो होते हैं ये पोर्ट C का हिस्सा है। पोर्ट C के कौन कौन से पिन है? RC6,
पिन नंबर 6 एंड RC7 पिन नंबर 7। अगर आप 40 पिन पैकेज है आपका, वो जो 40 पिन्स का वो है, 20 एक साइड पे है, 20 दूसरी साइड पे है, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसमें जो नंबर आता है पिन नंबर 25, वो एक्चुअली RC7 है, जो कि उसका काम है ट्रांसमिशन, ठीक है। और पिन नंबर 26 जो है वो उसका काम है रिसीविंग, ठीक है। तो पिन नंबर 25 जो कि पोर्ट सी का पिन नंबर 7 बनता है, इज फॉर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा सीरियली। और पिन नंबर 26 जो है, जो कि पोर्ट नंबर सी का पिन नंबर 6 बनता है, उसका काम है टू रिसीव द डेटा सीरियली। अच्छा, these pins are TTL compatible, therefore they require a line driver to make them RS232 compatible, ठीक है। RS232 कनेक्शन जब वो बनेगा तो उसके लिए जरूरी है कि एक लाइन ड्राइवर हो, ठीक है, क्योंकि TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक कंपेटेबल है, तो उसके लिए आपको लाइन ड्राइवर चाहिए होता है। वन सच लाइन ड्राइवर इज द MAX232 चिप। तो वो जो है वो एक चिप है जो कि ये नीचे उसमें गिवन है, तो फिर वो यूज होता है। अगर आप ये देख लें, अच्छा, ये पिक, सॉरी, ये डिटेल्स पर आप पढ़ लें थ्योरी जो है, बाकी मैं ये जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पिक 18 है, इसका जो पिन नंबर 25 है, ये है एक्चुअली, ये पिन नंबर जो 25 है, ये पोर्ट सी का पिन नंबर, ठीक है, ट्रांसमिशन वाला है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक डायरेक्ट कनेक्टर के साथ जो है वो DB9 जो RS232 स्टैंडर्ड का है, DB9 कनेक्टर के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट, बल्कि थ्रू MAX232 कनेक्टेड है। वही जो लाइन ड्राइवर, TTL कंपेटेबल लाइन ड्राइवर चाहिए आपको, तो उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है, ठीक है। सो इस ये बाकी पिंस जो है, ये MAX232 का जो है ट्रांसमिशन के लिए वो 11 यूज होता है, और रिसीवन के लिए फिर 12 यूज होता है। तो इसी तरह फिर ये आगे जाता है, और DB9 कनेक्टर जो है उसके पिन नंबर 2 और 3 पे ये आगे जाता है। ट्रांसमिशन जो है वो पिन नंबर 2 पे जाता है, और रिसीविंग जो है वो पिन नंबर 3 पे जाता है, और उसका फिर पिन नंबर 5 जो है वो ग्राउंड होता है। सो ये फिर आपके वो है, ये आप फिर लैब में इसको वो करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो MAX232 जो है वो एक्चुअली प्लेज द रोल एज अ लाइन ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, अब एक और भी चिप है जिसमें ये चीजें वो बिल्ट इन होती है, वो अच्छा, अच्छा, ये लिखा हुआ है MAX232 has two set of line drivers for transferring and receiving, ठीक है। 10.6 में इस तरह शो किया गया है, कनेक्शन जो है पिक 18 के साथ किस तरह बनी है। तो T1 एंड T2, तो ये यहाँ पे अगर आप देख लें, सो T1 इन एंड T1 आउट, ठीक है जी। ये 11 नंबर जो पिन है वो ये काम करता है, सो वो यहाँ पे है, ठीक है जी, ट्रांसमिशन का। और जो आर आउट और एन, ठीक है, रिसीविंग का, वो यहाँ पे है 12। तो ये आप देख सकते हैं खुद भी। अच्छा, MAX233 ये इज अनदर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये लिखा गया है कि 233 जो है, ये जो स्टैंड ये है, परफॉर्म्स द सेम जॉब एज MAX232, वही काम करता है एज अ लाइन ड्राइवर, लेकिन बट इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कैपेसिटर्स। लेकिन इस चिप में आपको कैपेसिटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बट इट इज एक्सपेंसिव देन 232, बाकी इट वर्क्स सेम, ठीक है, वही है। तो ये कनेक्शंस की बात हुई, ये आप लैब में भी फिर डिटेल में वो प्रैक्टिकली पढ़ लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं एक्चुअली सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा काम प्रॉपरली शुरू होगा रजिस्टर्स के हवाले से, कि हम यहाँ पे वो रजिस्टर्स एक एक करके पढ़ेंगे, और फिर उसमें किस तरह हम कोडिंग करेंगे। अच्छा, इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द सीरियल कम्युनिकेशन रजिस्टर्स। इसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन के हवाले से जो रजिस्टर्स यूज होंगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको किस तरह हम प्रोग्राम करेंगे ट्रांसफरिंग के लिए और रिसीविंग के लिए एसिंक्रोनस मोड में, ठीक है, एसिंक्रोनस मोड में। अच्छा, ठीक है, USART जो है ये दोनों सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों को कर सकता है, ठीक है। द सिंक्रोनस मोड कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा एंड एक्सटर्नल, ठीक है, ये उसकी डिटेल्स हैं कि किस तरह होती है।
बाकी इसमें जो रजिस्टर्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, ये है जो दे आर SPBGR एक रजिस्टर है जो कि सेट करता है बॉड रेट को, ठीक है जी। बॉड रेट जिस तरह मैंने कहा वो बिट रेट जो है बिट्स पर सेकंड और इस तरह, ठीक है जी। डेटा रेट जो है उसको आप सेट करेंगे तो वो इस रजिस्टर के थ्रू आप करेंगे, SPBGR। एक्चुअली सीरियल पोर्ट, SP फॉर सीरियल पोर्ट, एंड मैं इसको जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये वाला एक रजिस्टर ये है कि सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर, ठीक है। तो ये जो बॉड रेट है, ये जाहिर बात है जब आप पिक 18 किसी दूसरे डिवाइस के साथ या किसी की चीज के साथ वो कम्युनिकेशन DCE या DTE के साथ आप कनेक्ट करेंगे थ्रू RS-232 वगैरह, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बॉड रेट सेट करें, क्योंकि पिक 18 का और वो जो दूसरा आपका डिवाइस है जिसको आप डेटा सीरियली भेज रहे हैं, तो उनका जो बॉड रेट है वो सेम होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से पिक 18 की बॉड रेट सेट करेंगे, जो दूसरा डिवाइस जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप पिक 18 की बॉड रेट की सेटिंग करेंगे। तो वो सेटिंग जो है वो इस रजिस्टर के थ्रू होगी, SPBGR। तो ये उस हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसमें ये अच्छा, दूसरा जो है TX रजिस्टर, ठीक है जी। तो TX इज फॉर ट्रांसमिटिंग, ठीक है, ट्रांसफर रजिस्टर। तो ये जो डेटा आप ट्रांसफर करेंगे वो इस रजिस्टर में आएगा। जब फिर है RC रजिस्टर, रिसीविंग रजिस्टर, ठीक है। तो फिर जो डेटा आप रिसीव करेंगे वो इस रजिस्टर में आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर है TXSTA, ट्रांसमिशन स्टेटस रजिस्टर, मतलब ट्रांसमिशन के स्टेटस का क्या है, ठीक है, ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है जी। सो ट्रांसमिट एंड कंट्रोल रजिस्टर, तो इसमें मुख्तलिफ फ्लैग्स है वो आपको बताएंगे कि इसका स्टेटस और कंट्रोल आप उससे के साथ कर सकते हैं। इसी तरह रिसीविंग के लिए भी स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर है जिसका नाम है RCSTA। तो ये रजिस्टर्स जो है ये आपको मतलब आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, एक और रजिस्टर है, इसको कहते हैं PIR 1। अच्छा, पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 1, ये भी आगे हम इसकी किस तरह ये यूज होंगी वो पढ़ेंगे। पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 1, ठीक है जी, PIR। पेरिफेरल जो डिवाइस या जो भी इसके साथ कनेक्ट है पिकेटीन के साथ, ठीक है, तो उसकी तरफ से अगर मतलब कुछ रिसीव होता है तो ये उस हवाले से है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट आता है कि डेटा कुछ आ रहा है वगैरह, ठीक है। सो ये उस हवाले से यूज होगा। सो ये एक चेयर, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ 6 रजिस्टर्स है। एक जो है वो SPBGR है, मैं जरा क्विकली दोबारा वो कर लूँ। सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर जो कि बॉड रेट सेट करता है। दूसरे जो आपका पेरिफेरल लगा हुआ है जिसके साथ आप सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसका बॉड रेट और इसका बॉड रेट सेम होना चाहिए, तब कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। एक है ट्रांसमिशन रजिस्टर जिसमें जो चीज़ आपने, जो डेटा आपने ट्रांसमिट करना है बाइट, वो उसमें आएगा। रिसीव जो आप बाइट करेंगे वो इसमें इस रजिस्टर में आएगा, RC रेग में। और एक है ट्रांसमिशन का जो स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर, और रिसीविंग का भी स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर। अच्छा, और एक है PIR, पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। पेरिफेरल जो लगा हुआ है उसका अगर इंटरप्ट आता है तो वो किस तरह मैनेज होगा। सो ये 6 रजिस्टर्स है, ये सारी सीरियल पोर्ट की जो प्रोग्रामिंग है उसमें ये यूज होती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम SPBGR को, BRG को, सॉरी, हाँ BGR है, बॉड रेट जनरेटर, BGR नहीं है, BRG है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, BRG, ठीक है। अच्छा, तो इस जिस तरह मैंने कहा इसका काम है बॉड रेट को सेट करना, ठीक है जी। सो बॉड रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं। सम PC बॉड रेट्स, अगर लेट्स सपोज आपने PC के साथ वो पिक 18 को कनेक्ट करना है, सीरियली डेटा कम्युनिकेट करना है, तो मुख्तलिफ PCs के जो है वो डिफरेंट बॉड रेट्स होती हैं। हाइपर टर्मिनल्स के वो 1200 भी हो सकती है, 2400 BPS, 4800 BPS, 9600 BPS वगैरह वगैरह। तो ये आप फिर थ्रू SPBGR जो रजिस्टर है उसके थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बॉड रेट किस तरह कैलकुलेट होता है, ये इसका फार्मूला है डिजायर्ड बॉड रेट। अगर आपने
जो भी रिक्वायर्ड बॉड रेट है वो अचीव करना है, तो उसके लिए ये एक फार्मूला है। जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है आपके जो पिक की जो सिस्टम है जो आपको बताया जाता है, मतलब 10 मेगाहर्ट्ज है या 20 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, या 22 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है जी, उसको डिवाइड किया जाता है। मतलब डिजायर्ड बॉड रेट, लेट सपोज 9600 मुझे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे डिजायर्ड बॉड रेट में 9600 बीपीएस मतलब 9600 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग वो कितनी है वो आपको गिवन होगी, 10 है, 20 है, 22 है, 16 है वगैरह, ठीक है जी। 64 एक्स, ये एक्स जो है ये एक्चुअली एसपीबीजीआर की वैल्यू है, ठीक है जी। सो दिस इज द वैल्यू वी लोड इन एसपीबीजीआर, जो रजिस्टर है उसमें हम लोड करेंगे। तो एक्चुअली ये एक्स जो है ये आपने मालूम करना है, दिस इज एक्चुअली व्हाट यू विल फाइंड, प्लस 64, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स प्लस 1 आता है, ठीक है। 64 यहाँ से कॉमन लिया गया है, तो ये दैट्स वाई इज एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है। तो इसमें आप डिजायर्ड बॉड रेट दे दें कि भाई आपका लेट सपोज हाइपर टर्मिनल है, उसमें 9600 बॉड रेट है, ठीक है, पीसी का, और आप पिक 18 उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं सीरियली, तो आप डिजायर्ड बॉड रेट आपको मालूम होगा या आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि 9600 है लेट सपोज, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी पिक 18 की, लेट सपोज 10 मेगाहर्ट्ज है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू दिस फार्मूला, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा भी गया है कि वेयर एक्स इज द वैल्यू वी लोड इन एसपीबीजीआर रजिस्टर, ठीक है। तो ये जो एसपीबीजीआर रजिस्टर है इसमें हमने वो एक्स वैल्यू लोड करनी है जब हम उसको फाइंड करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, और लेट सपोज डिजायर्ड बॉड रेट जो है वो जो भी दिया गया होगा, तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यूं आता है। अगर लेट सपोज यू नो द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 10 मेगाहर्ट्ज है, इफ यूर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, अगर ये हम अज्यूम कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, तो आपके पास